नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल आयात करने के कारण लगाया गया है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को उठाया, जब उन्होंने भारत के रूस से ऊर्जा और रक्षा सामग्री खरीदने को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इससे पहले जुलाई में भी 25% टैरिफ लगाया गया था, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है। ये कदम अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। भारत ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण और अनुचित बताते हुए कहा कि ये उसकी ऊर्जा सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जबकि पश्चिमी देशों ने रूस से आयात घटाया है। ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा, मेरे पास ऐसे कार्ड हैं जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापार विवाद में वाशिंगटन की स्थिति से ज़्यादा मजबूत है। ट्रंप ने कहा, चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं ये पत्ते नहीं खेलना चाहता। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। ये पत्ते नहीं खेलूंगा। ट्रंप ने ये टिप्पणी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक के दौरान की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायकों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही है। याचिका में मांग की गई है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक पर फैसला लेने की एक निश्चित समय सीमा तय की जाए, ताकि विधायी प्रक्रिया बाधित न हो। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संविधान में न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति के लिए किसी प्रकार की डेडलाइन निर्धारित है, इसलिए अदालत का इस प्रकार की समय सीमा तय करना न्यायिक अतिक्रमण होगा। केंद्र ने ये भी तर्क दिया कि जब अदालतों के निर्णयों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, तो फिर कार्यपालिका के अंग यानी राज्यपालों के लिए ऐसा क्यों होना चाहिए। सरकार का कहना है कि इस तरह की डेडलाइन राज्यपालों के संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगी और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्यों और केंद्र की दलीलें सुनने के बाद फैसला करेगा, जो राष्ट्रपति राज्यपाल की भूमिका और संविधान की व्याख्या को लेकर एक अहम दिशा तय कर सकता है। भारत बोला, पाकिस्तान को इंसानियत के नाते बाढ़ के अलर्ट का संकेत दिया गया है। भारत ने मानवता और पड़ोसी भावना के तहत पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये कदम खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार किसी स्तर पर बातचीत का संकेत है, जबकि पहले सीमा पर तनाव और आतंकवाद के कारण संवाद पूरी तरह ठप था। भारत ने इस अलर्ट के माध्यम से पाकिस्तान को संभावित आपदा के लिए पूर्व सूचना दी है, ताकि वहां की प्रशासनिक मशीनरी समय रहते प्रभावी कदम उठा सके और नुकसान को कम किया जा सके। इस पहल को क्षेत्रीय शांति और मानवीय सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से भी इस अलर्ट को स्वीकार करते हुए वहां की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक तैयारी करने की बात कही गई है। ये घटना दोनों देशों के बीच न सिर्फ मानवीय सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि तनाव के बीच संवाद के द्वार खोलने की संभावनाएं भी दिखाती है। प्रधानमंत्री ने मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल को हरी झंडी दिखाई है, जो भारत में बनी है और इस यूरोप, जापान समेत 100 से अधिक देशों को निर्यात किया जाएगा। ये कदम भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मारुति की ये ईवी भारतीय बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करेगी, जिससे देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में साख मजबूत होगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये भारत के लिए नई तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी 26 अगस्त को बिहार के सुपोल पहुंचे, जहां उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मंच साझा किया। ये यात्रा 2 दिन तक चलेगी, जिसका उद्देश्य देश भर में मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना और सरकार पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की वोटर लिस्ट के नाम हटाने के आरोपों को उजागर करना है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ गठबंधन गरीबों, मजदूरों और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। प्रियंका गांधी ने भी मंच से कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं और आम जनता के वोट को ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये यात्रा विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी दिखाती है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि देश में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को पालना अब मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, देश में 13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या हैं। यूनुस ने आगे कहा, ये बांग्लादेश के साथ दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दुनिया को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए और रोहिंग्या मुस्लिमों को उनके घर वापस पहुंचाने में मदद करना चाहिए। वहीं म्यांमार में अगस्त 2017 से हो रही हिंसा के बाद रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद वे भागकर कई देशों में जा बसे थे। सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश पहुंचे थे। तब शेख हसीना सरकार ने लाखों रोहिंग्या लोगों को शरण दी थी। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर दबाव बढ़ गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापे मारे। फिलहाल 12 और ठिकानों पर तलाश जारी है। 26 अगस्त 2025 को प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत की गई, जिसमें लगभग 5,590 करोड़ की परियोजनाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं। आरोप है कि अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू विंग्स के निर्माण में भारी अनियमितताएं, देरी और फंड के दुरुपयोग हुए। इससे पहले जून 2025 में एसीबी ने भारद्वाज व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आपने इन छापों को राजनीति से प्रेरित बताया है और मामले को फर्जी और ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।